मतलब जो कमाई हो रही है वो सूद में जा रही है। तो इसको किस तरह से बचाया जाता है, इसके लिए हमने बैतुल नस्र और दीगर इदारों से राब्ता करके एक प्लान हमने बनाया है जो बहुत कामयाब है। इसके लिए कोशिश जारी है। और तीसरा जो है बेहतर रिहायशी इंतजाम। हमारे इलाके स्लम एरिया है, ब्लैक लिस्टेड है, बैंक लोन नहीं देते। अगर हमारा एड्रेस हमारे रिज्यूम पर हो तो उसे देखकर मुलाजिमत नहीं दी जाती। अगर आप बंबई के अलावा दूसरे शहर कहीं भी जाएं तो मुसलमानों के इलाकों में 2 कारें एक साथ न आ सकती हैं न जा सकती हैं। नॉर्म्स के हिसाब से ना 9 मीटर का रोड होता है, वहाँ 12 मीटर का रोड नहीं होता। तंग गलियां होती हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो इसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 50 एकड़ जमीन पर एक टाउनशिप एशियन सिटी के नाम से बनाने की शुरुआत की है। ये तमाम तीनों चीजों पर हमारा काम जारी है। इसमें डॉक्टर कासिम इमाम साहब, फारूक सैयद साहब और यूसुफ अफगानी साहब और बहुत सारे जो मुंबई के रुफ़का हैं उनका साथ है, उनका सपोर्ट है। आज चूंकि हम एक बहुत ही बेहतर नोबल कॉज की निस्बत से यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उस वक्त ये 3 बातें बताने का मुझे मौका मिला। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और खास बात के साजिद खान साहब, जब से मैंने स्क्रीन पे देखा था कि अकोला से साजिद खान नामी नौजवान जो है वो जीत कर असेंबली में पहुंचा है, तो बहुत खुशी हुई थी और पहली बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आपको बहुत कम वक्त में असेंबली में पहुंचने का मौका मिला है सर। आपसे बहुत ज्यादा हमें उम्मीदें वाबस्ता है। खास तौर पे आप उर्दू घर के लिए, शोलापुर में चूंकि उर्दू घर भी बना हुआ है, महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर शोलापुर में बना है, फिर उसके बाद मालेगांव, फिर उसके बाद नांदेड़। तो अकोला में आपकी जो कोशिश है उर्दू घर की, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, ख़वातीन में से कोई अपने नुमाइंदगी दर्ज करना चाहे, करवाना चाहे? दीजिए जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीरा कुरैशी है एंड मैं पिछले 2 सालों से इस मूवमेंट में साथ में हूँ। पिछले 2 सालों से मैं इस मूवमेंट में साथ में हूँ और मैं इस बार इस तरीके से इन्वॉल्व होना चाहूँगी कि लास्ट टाइम सर भी हमारे पास आए थे, जो हमने कैंप किया था ब्लड डोनेशन का जो कैंप है, तो इस बार भी हम रखेंगे। लेकिन मुझे एक लम्हा फिक्रिया है या इसको तंजिया कहिए या किस तरीके से लेंगे। लास्ट टाइम जहाँ पे हमने किया था कैंप ओवे गांव में, जहाँ पे आप लोग सब आए थे, मंदिर के अंदर शिवसेना के गुट में हमने किया था। तो इस बार हमारी पूरी तैयारी थी, स्टार्टिंग से हमें नोटिस मिल गया था, तो हमने पूरी तैयारी की थी कि हम खारगर की जामा मस्जिद में करेंगे। पूरा प्रोसीजर हो गया था, सब कुछ हो गया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उन लोगों को अचानक क्या हुआ, पूरी हमको परमिशन देने के बाद उन्होंने फिर हमें मना कर दिया, खारगर की जामा मस्जिद वालों ने। तो वापस से हम फिर करेंगे वहीं पे ओवे मस्जिद में। लेकिन इस बार, पिछली बार सिर्फ शिवसेना वाले हमारे साथ थे, इस बार इलेनूर का जो ट्रस्ट है, जामा मस्जिद का जो लम्हा फिक्रिया वो है। लेकिन वो जामा मस्जिद में प्रॉफिट के नाम पे ब्लड डोनेशन, इतनी बड़ी मस्जिद है, इतना बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट है, क्यों परमिशन देके उन्होंने ना कर दिया, मुझे नहीं पता। इसके अलावा कैलीग्राफी में कुछ है मेरे दोस्त वगैरह, तो कैलीग्राफी की जो भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो मैं उन लोगों को इन्वॉल्व करूँगी। और एक काफ़ी सारा मेरा बड़ा ग्रुप है नॉन मुस्लिम का, तो उनको मैं मस्जिद तरीफे के लिए भी इन्वॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। पिछली बार जहाँ मंदिर के इलाके में आपने ब्लड डोनेशन कैंप किया था, हम लोग आए थे, वहाँ पर विजिट किया था हम लोगों ने। आप जिन मसाजिद के लोग इस मुबारक साथ के लिए आपको इजाज़त नहीं देना, आप उनको छोड़िए। मंदिर के वो कैंपस में जहाँ पे वहाँ के पुजारी ने आके उसका इनॉग्रेशन किया, उसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है। और मैं तो चाहूँगा कि आप उसी मंदिर के कंपाउंड में लगाएं। बहुत अच्छा माहौल था और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर भी हम जिन मसाजिद के ट्रस्टियों ने इनकार किया है, उससे मैं अभी साहब से बात करूँगा, वो जाकर बात करेंगे कि उसकी वजह क्या है। लेकिन आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
आप मस्जिद वाले इजाजत नहीं देते, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है उनके लिए भी। तो जो लोग वो चाहे मंदिर के क्यों ना हो, अगर इजाजत देते हैं तो हमारा ख्याल है आपको वही करना चाहिए जहाँ आपने पिछले साल किया। आप बोलना चाह रही थी पीछे जी। अभी मैं हिजामा कैंप कर रही हूँ 11, 13 और 15 अगस्त को। माशाल्लाह फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। अगर इंशाल्लाह ये अच्छा रहता है तो हर महीने 40 17 और 21 को मैं करना चाहती हूँ। आप उम्रा में करेंगे ना? जी मुमरा में कर रही, फैमिली केयर सेंटर में। फातिमा बोलेंगे ना ये आप बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम नौशीन सैयद अल सैयद फाउंडर से बोल रहे हैं और हमारा जो है ब्लड डोनेशन का कैंप जो हम लोगों ने लगाया था पिछले साल, वो मेमन जमात खाने की तरफ से लगाया था और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था हम लोगों को। काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। इंशाल्लाह ये बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुमरा में 2 कैंप लगाए जाए। पिछले साल एक किया था, लेकिन एक हम डॉक्टर आयशा के क्लिनिक में लगाएंगे और इंशाल्लाह एक कैंप जो है वो मेमन जमात खाने की तरफ से भी लगेगा। तो हमारी कोशिश जारी रहेगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारा रिस्पांस अच्छा है और हमारा नाम हो। और जो कार्ड वगैरह जो हैं जैसे हम देते हैं सब लोगों को जो ब्लड डोनेट करके जाते हैं, तो कासिम सर से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को ज़रा हेल्प कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि उन लोग की ज़रा थोड़ी कंप्लेंट आती है कि सर मैम हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो अरेंज नहीं हो पाता है टाइम पे। बस हम यही कहना चाहेंगे जी। नाम भी अपना बताइए, कहाँ से आए व्यक्ति? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा खातून है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बारे में और अपनी लड़ाई के बारे में आप सभी को बताऊँ थोड़ी सी। मैं बिहार से आई हूँ, अररिया जिला से, और मैं मानव तस्करी के खिलाफ लड़ती हूँ। उस बच्ची के लिए जिनको बेचा जाता है और खरीदा जाता है, दे व्यापार के जो लाल बत्ती एरिया होता है उनके खिलाफ लड़ते हैं। तो मेरा लड़ाई 9 साल की उम्र से जारी है। मैं जब 9 साल की थी तब से मेरा ये लड़ाई शुरू है और मैंने अब तक में 215 बच्ची को बचाए हैं। 100 से ऊपर दलाल को जेल में भेजे हैं। 215 बच्ची में से 25 बच्ची को हमने शादी भी करवाया है। और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से हम आपको बता रहे सही। आराम से सही बात है, बहुत बढ़िया। बैठ के बोलना चाहते हैं, बैठ के। क्योंकि इस लड़ाई में हमने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत पाया भी है। क्योंकि इस लड़ाई में पहले मेरे ऊपर हमला होता था, अब मेरे बच्चों के ऊपर होता है। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर मेरी हिम्मत टूट जाएगी तो फिर मैं इस लड़ाई को छोड़ दूंगी। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ वो लालबत्ती एरिया वाला नहीं चलाता, बड़े बड़े लोग जो है वो चलाते हैं इनको। प्रशासन में नहीं ये रहते हैं, जो कुछ मुखिया होते हैं वो लोग चलाते हैं। तो मेरा लड़ाई सिर्फ लालबत्ती एरिया के दलालों से नहीं होता है, प्रशासन से होता है, उन लोगों से होता है जो सफेद पोस्ट में रहते हैं पर काम ये करवाते हैं। तो क्योंकि मेरा जो संघर्ष है बहुत ही भयानक है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दिया है कि हम बस उसकी शुक्रगुजार हैं कि इतनी सारी समस्या और इतनी सारे हमलों के बाद आज तक मेरा हौसला नहीं टूटा था। पिछले साल मेरा हौसला पूरी तरीके से टूट गया था, क्योंकि जब मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ था, वो जिंदगी और मौत के बीच था और मेरे बच्चों ने मेरी तरफ बहुत ही मतलब एक उनको
बच्चे मेरे तरफ ऐसे देख रहे थे ना, तो मुझे सच में मेरा हौसला बहुत ज्यादा टूट रहा था और मैं ऐसे हो गई थी जैसे पागल, जैसे इस दुनिया में मतलब मेरे लिए कयामत का घड़ी था, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे बहुत अहम होते हैं। फिर जिस बच्चे के ऊपर हमला हुआ, जब उसका ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर ने बहुत बुरी तरीके से पूरा ये सारे स्टील लगे हुए थे उनके सारे चेहरे में। 13 साल की बेटा है मेरा। ऑपरेशन के बाद मेरे बेटे ने बोला कि आपको लड़ाई छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आपने लड़ाई छोड़ दिया तो फिर हम हार जाएंगे। और मैंने उसके बाद फिर से 15 बच्चे को बचाया और मेरे बच्चे मेरे ऐसे हौसले बने हैं कि अब अगर मुझे, मेरे बच्चे कहते हैं अगर मुझे मेरे कुर्बानी देना पड़े मम्मी तो आप दे दो, पर आप हार मत मानना, क्योंकि आपको इसे खत्म करना है और इस जंग को लड़ना है, जीतना है। तो मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ और अल्लाह ने मुझे शायद इस नाम से, ये नाम जो है अल्लाह का संघर्ष करने वाला भी है और अल्लाह इस नाम का हिफाजत भी करते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर गोली भी चला है, चाकू भी चला है और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे शोहर के ऊपर भी। तो क्या होता है कि अब मैं इस जंग को, ऐसा ये नहीं है कि हम सिर्फ बिहार में लड़ रहे हैं, हम विदेश जाके भी इस जंग को लड़ रहे हैं। अब तक 5 कंट्री जा चुके हैं और इसे जंग लड़ते हुए हमने केबीसी भी खेले हैं। केबीसी में 2014 में केबीसी में भी गए थे, जिसमें 25 लाख जीते भी और बच्चों के ऊपर खर्चा किया। अब तक में मुझे गृह मंत्री, कानून मंत्री, बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले, यानी मुझे 200 से ज्यादा अवार्ड भी मेरे पास है। ऐसे अवार्ड है, मुझे उस अवार्ड से कोई खुशी नहीं मिलता जितनी खुशी मुझे एक बच्चे को बचाने में मिलता है। और अभी जब हम बम्बई आ रहे थे तो मुझे डर था कि वहाँ की बच्ची मेरे पीठ पीछे फिर बिकना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने आवेदन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीआईजी और जो डीएम उन्होंने सबको दे के आए थे और 7 अगस्त को उन्होंने रेड किया और फिर से मेरा जीत हासिल हुआ। 8 बच्चे फिर से बचा है 7 अगस्त को। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ दीजिए, फातिमा हौसला फाउंडेशन का साथ दीजिए, ताकि मैं इस लाल बत्ती एरिया की जो प्रथा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं, इनको खत्म करने में कामयाब हो सके। और हम वहाँ भी ये ब्लड डोनर, आंखों का कैंप, ये सब लगाते रहते हैं अपना फातिमा हौसला फाउंडेशन की तरफ। और मुझे बताने में ये होता है कि गैर मुस्लिम मेरे सामने झुक जाते हैं, इसलिए कि हमारी मुस्लिम बच्ची से ज्यादा गैर मुस्लिम बच्ची को मैं बचाई हूँ। बाबर राजपूत की बेटी को, वो लाल बत्ती एरिया में फंसी है, उसको बचाई हूँ। तो क्या है कि मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं किसी कौम के लिए नहीं, सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं लड़ रही, मैं सारे कौम के लिए लड़ रही हूँ। सारे बच्चे, मैं उसे ये नहीं पूछती कि तुम किस कौम से हो और तुम्हें बचाओगी, मैं सारी कौम की बच्ची को बचाती हूँ। तो मेरा लड़ाई जो है आसान भी है, खतरनाक भी है। बस आप सबसे यही दरखास्त है कि आप दुआ करें और हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। आपकी कहानी बहुत लंबी है और वो कहानी को सुनते सुनते सब लोग आप विदा हो गए और कहानी इतनी तवील, इतनी दिलचस्प है कि झांसी की रानी फातिमा की शक्ल में हमारे सामने आई और अपने ख्यालात का इज़हार करती रही। हम सब आपके साथ में हैं, अल्लाह आपके साथ में है, सबकी दुआएं आपके साथ में हैं, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। मैं गुजारिश करूँगा नईम फराज साहब से, नईम फराज शायर तो हैं, एक अच्छे उस्ताद भी हैं, आपसे दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। और ये बहन हमारी बाजी जो बोल रही थी, और भाई मुझे याद आ रहा था कि सीपों के 2 बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को,
दो कुलों की लाश को ढोती है बेटियां, कोई नहीं है दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। और उसी एहसास के साथ हम ये बाजी को सुन रहे थे। मैं नईम फराज अकोला से हूँ। हमारे बहुत ही हरदिल अजीज दोस्त, हमारे इलाके के आमदार साजिद खान पठान था यहाँ मौजूद है। मेरे सरपरस्त कासिम इमाम साहब, फारूक साहब, आसिफ साहब और आप तमाम अहबाब, खुशी हो रही है आज इस प्रोग्राम में आकर। दरअसल मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि 8 से 10 दिन पहले साजिद खान पठान साहब और हम तमाम दोस्त अहबाब के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लेकर जो आज प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, तय हो रहा है। आज से 8 दिन पहले अकोला में साजिद पठान साहब की सदारत में उन्होंने एक काम अंजाम दिया। एनजीओ को जोड़ना तो आसान है। साजिद पठान साहब ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हफ्ता पूरा महीना मनाने के लिए तमाम मसलकों के उलमाए दीन को एक स्टेज पर लाकर बैठाया। ये हमारे लिए, अकोला के लिए बड़ा सेंसिटिव है। हर सुन्नी जमात हो, तबलीगी जमात हो, अहले हदीस हो, ईसाई हो, बोहरा जमात हो, मेमन जमात हो, बहुत सारे मुश्किलात का साजिद पठान साहब को सामना भी करना पड़ा, मगर एक सियासी शऊर और उनकी जहानत की वजह से तमाम उलमा इकराम एक स्टेज पर आए। ये हमारे अकोला की तारीख में पहला मरहला था और उसका जो उन्वान था वो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से हमें क्या प्रोग्राम लेने चाहिए। लेकिन हुस्न इत्तफाक ये हुआ कि डॉक्टर कासिम इमाम साहब, फारूक साहब के जरिए इस प्रोग्राम की मालूमात मिली तो हमें और आसानी हुई। सारे प्रोग्राम तो हम लोग तय कर चुके थे, क्या करना है, शजरकारी था, ब्लड डोनेशन था, बहुत सारे प्रोग्राम थे, मगर डॉक्टर कासिम इमाम साहब के जरिए उनके सरपरस्ती में, उनके दोस्त अहबाब की रहनुमाई में जो प्रोग्राम होने वाले हैं तो उसमें जुड़ने का हुस्न इत्तफाक हो रहा है ताकि हमारे अकोला के लिए और ज्यादा हम मजीद कुछ कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ पर बताए। हमारे यहाँ भी मैक्सिमम वही हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन एक अलग से एक हटके हमारे साजिद पठान साहब की सोच और हमारे तमाम दोस्त अहबाब की सोच थी कि गैर मुस्लिम स्कूलों में जाकर हम वहां पर उन बच्चों के ऐसे कंपटीशन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख से तकरीरें उनसे करवाकर उन्हें इनामात देने वाले हैं। उसके लिए साजिद खान पठान साहब ने और उनके दोस्त अहबाब ने 1 लाख रुपए का इनाम उसी मीटिंग में का ऐलान किया था। क्योंकि जो नस्लों में जो गैप पैदा होते जा रहा है, खासकर नई नस्लों में, तो उन तक भी अप्रोच होने की जरूरत है। गैर मुस्लिम इदारों में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से वहां पर कंपटीशन के जरिए उन तलबा को अपनी तरफ राग़िब करना, इस तहरीक में शामिल करना हमारा एक बड़ा मकसद है वह अकोला में, जो साजिद खान पठान साहब की रहनुमाई में हो रहा है। दूसरा, हमारे दोस्त यहाँ पर पूना से हुदा आईटी कंपनी के मालिक सदरुल्लाह साहब मौजूद है। मैं उनसे ही गुजारिश करता हूँ कि साजिद साहब की जो रहनुमाई में एक प्रोग्राम वो लॉन्च करने वाले हैं, आपकी जो हिदायत है उस पर वो खुद और उसके बारे में हमें मालूमात दें। सदरुल हुदा साहब, ये हुदा आईटी कंपनी के मालिक हैं पुणे से। नहीं है, वहाँ बिठा दूंगा, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है कई चीज़ों पे हम लोग पहले तो डिजिटल साजिद भाई के साथ मिलकर कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। बेसिकली अभी हम लोगों ने साजिद भाई के मार्गदर्शन के अंदर एक पहला ऐप लॉन्च किया है जो नमाज ऐप है। नमाज ऐप जो रहेगा बेसिकली ये अजान ऐप रहेगा। जो नमाज का जो इशू आ रहा है सब लोगों को लेकर, अजान का जो इशू आ रहा है, तो अजान के लिए जो लोगों को नोटिफिकेशन उसके ऐप के थ्रू मिलेगा, जिसके अंदर पूरा टाइमिंग रहेगा, हर नमाज का टाइमिंग रहेगा, वो मस्जिद का। बेसिकली कई सारे ऐप्स हैं जो बताते हैं कि नमाज का ये टाइमिंग है, ये बाकी टाइम टेबल बताते हैं, बट ये बेसिकली एक डैशबोर्ड दिया जाएगा मस्जिद ऐप को, जो मस्जिद को दिया जाएगा उसके ऐप के लिए, जहाँ से वो उसके टाइमिंग अपलोड करेगा। प्लस उसके अंदर जो इवेंट्स रहेंगे, एक्टिविटीज रहेंगे, डोनेशंस किसी को करना है ये रहेगा, वो मस्जिद रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट, उसका टाइमिंग, वो सारी चीज़ें वही ऐप से मैनेज होगा। प्लस कई सारे इस्लामिक जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसके लिए साजिद साहब खुद का एक पोर्टल बना रहे हैं, जहाँ पे जो जो अपने बच्चों को अलग अलग मसले हैं
वो सब उन तक के जाएंगे। माय आमदार ऐप करके साजिद भाई खुद की ऐप रहेंगी, जहाँ पे हम लोग उनकी सारी कंप्लेंट, सारे चैलेंजेस, सारे प्रॉब्लम्स जो आप सिर्फ नमाज के बारे में नमाज, वो अपना मतदार संघ है यहाँ। यस, नहीं बाकी भी अपन एक वो लेंगे ना। उधर तो नमाज ऐप से हर अजान का मामला ऐसा है कि अभी जो बार बार अजान को लेके चल रहा है, तो उसका अल्टरनेटिव तैयार किया है कि ठीक हम भी स्मार्ट बनते आए, और वक्त की अब ज़रूरत भी है कि जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद में एक ऐप दिया जाएगा, वहाँ से आप आपकी मस्जिद में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उस मस्जिद में कितनी भी बारीक आवाज़ हो, बड़ी आवाज़ में अजान हो, तो आपके मोबाइल में सुनाई वो झगड़ा खत्म करो ऊंची और बड़ी छोटी मोटी आवाज़ों का। आप नमाज है, नमाज पढ़ना आपको फर्ज है, तो आप थोड़ा डिसिप्लिन में भी आओ। सर बार बार हुज्जत करना, और झगड़े, उससे नुकसान हो क्या रहा है कि नुकसान हमारा ही हो रहा है। हमारे कुछ भी लफड़े झगड़े होते हैं तो 100 लोगों में से 10 लोग उनके होते हैं, 90 लोग हमारे उठाए जाते हैं। बहुत लॉस हो रहा और हमको सब चीज़ों को बाजू रखना होगा। इसलिए वो ऐप का हमने डेवलप किया कि भाई आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वो ऐप वो मस्जिद को दिया जाएगा और वहाँ की अजान हुई कि आपके मोबाइल के अंदर अजान शुरू हो। वो लोग एक अजान से एतराज कर रहे हैं। मैं चाहता है कि हर नमाज पढ़ने वाले के मोबाइल पर अजान होता है। ये बोला था आपको जो मैंने बोल दिया। ये ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। हर ऐप, हर मस्जिद की अपनी खुद की लिंक रहेगी और खुद की। और कोई बोलना चाहता है खवातीन में? आप अपना नाम भी बताएं और कहाँ से आए ये भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम फरा शेख फ्रॉम गरवंडी, मैं गरवंडी से आई हूँ और मैं मिलाद रसूल महिला मंडल के प्रेसिडेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मदरसा मिलाद रसूल के जानिब की मौलमा भी हूँ, जहाँ मेरे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 बच्चियाँ फ्री तालीम हासिल करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है कि इस दौर में जो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मीटिंग में हाजिर होकर मुझे बहुत 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 तहे दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जैसे मेरे भाइयों ने बताया है कि ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी 1500वें साल हुजूर की विलादत के शान में इतने प्यारे प्यारे मतलब एक तरीका पैदा किया गया है कि कैसे एकता बताई जाए। गंगा जमुना तहजीब है। मेरे आका ने फरमाया है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उससे वफादारी करना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, अपने वतन से जो प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मसदक में ये बात की जाती है कि मेरे जो मदरसे में है, मदरसा मिलाद रसूल की जानिब से हम लोग हर सालाना हुजूर की विलादत बाशहादत ईद मिलादुल नबी के मौके पे करोड़ों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ा जाता है। तो ये सिर्फ मदरसे की जानिब के बच्चों के लिए नहीं रहता है, पूरी आवाम जहाँ जहाँ बच्चियाँ रहती है। जैसे कि आज के जमाने में कैसा है कि आज के जमाने के हिसाब से यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इतना बेहयाई फैल गई है, इतनी बच्चियां मतलब बेपर्दा हो गई है, इतनी बेहयाया फैल गई है कि हर कोई देखो तो यूट्यूब में ही घुसा चला जा रहा है, हर किसी को देखो तो इंस्टाग्राम के थ्रू है। तो इसी की तरह हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई, छोटी सी कोशिश की है कि हर कोई सरकारे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कहीं आने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें और कसीर तादाद में दुरूद पाक पढ़ें। ये इस वजह से है कि इस दुरूद पाक को 1 महीना कंटिन्यू पढ़ना रहता है। जैसे कि आप अपने हुजूर पाक की चांद 24 अगस्त के दिन चांद दिखाया, उस तारीख से हमारी ख्वातीन, माँ बहन, बेटी, बुजुर्ग जितनी भी औरतें हैं अपने घर बैठ के कसीर तादाद में वो दुरूद पाक पढ़ती हैं और उसका काउंटिंग हमें बताती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 सालों से मेरे मदरसे की जानिब से चल रहा है, जिसमें छोटा सा एक इनाम का भी तादाद रखी जाती है। जो फर्स्ट आएगा, जो कसीर तादाद में दुरूद पाक पढ़ेंगे, तो उन्हें जैसे अजमेर की टिकट वगैरह दी जाती है, कलाम पाक दी जाती है। इस साल हमने सोचा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के सदके, हुजूर के तुफैल के सदके जो ख्वातीन फर्स्ट इनाम लाती है दुरूद पाक पढ़ने में, उसे बगदाद शरीफ की टिकट दी जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसे जानमाज, कलाम पाक, हिजाब, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इनामात से नवाजा जाएगा। ये हमारी बच्चियों को बताना जरूरी है। कहते ना
दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, तस्वीर पढ़ रही हूँ मोहम्मद के नाम की। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, अरे ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, हर काम बना देता है नाम मोहम्मद। इसीलिए कहा जाता है मेरी अजीजों, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों के, आज का जो जनरेशन है, आज के जो जमाना है, इसमें एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, सबको लेके चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिलाद रसूल की जानिब से इस कैंप के हिसाब से ब्लड को डोनेट में है, उसमें हिस्सा लेना चाहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो झाड़ पे है ब्लड में, उसमें भी हिस्सा लेना चाहेंगे, और हम लोग हिजाम में भी हिस्सा लेना चाहेंगे। और आप लोगों के पूरे सहयोग की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से उम्मीद है कि आप भी हमारा साथ दें, और ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में अपनी ख्वातीन, अपनी माँ बहन बेटियों को भी इस दुरूद पाक का हिस्सा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, सवारी तैबा से निकल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा, हाँ बोलना है, आपको बोलने से पहले एक ऐलान, फिर ये कहूंगा कि जाने से पहले ये जरा हमको चाहिए नाम, आपके मोबाइल नंबर, क्या करने वाले हैं आप जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए बताएं, फिर अपने ख्याल अस्सलामुअलैकुम। मैं शबाना शेख, मैं मुमरा से आई हूँ। हमारे मेरे एक छोटा सा मदरसा चलता है देवरी पाटन में, जहाँ पे 30 बच्चे पढ़ते हैं, और वो एक गैर मुस्लिम इलाके में है। तो हमने वहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन रखा है, और बच्चों के लिए खाना रखा है। आप बोलिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अकबर मनियार, माँ वेलफेयर फाउंडेशन मुमरा से, और रहने के लिए वासिम तालुका शाहपुर जिला थाना। इसी साल 29 मई को हम लोग ने इज्तिमाई निकाह किया था, जिसमें 10 गरीब बच्चियों की शादी की है, और इंशाअल्लाह अगले साल 20 बच्चियों की शादी करने का इरादा है। और अभी जो काम करने के ताल्लुक से है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो है मस्जिद का परिचय, मस्जिद परिचय, और मेडिकल कैंप, और हदीस शरीफ के जो बैनर्स आपने जो बताया, उस ताल्लुक से इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। संगमनेर से इदरीस भाई, आपकी शिरकत कैसे रहेगी जरा बताएं आप। आप दोनों बोले, थोड़ा आगे जगह दे तो बैठ के बोलते। माइक दीजिए, पहले लेकर बोले। हाँ जी, सब लोग देखेंगे भी आपको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ढूंढा जमाने ने मोहम्मद का सानी, मोहम्मद का सानी तो क्या, मोहम्मद का साया भी ना मिला। तो हमारा छोटा सा एक शहर है संगमनेर, वहाँ हमारे साल भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते हैं। अभी भी जो है प्रॉफिट्स फॉर ऑल के लिए हम छोटे बच्चों में खाने का इंतज़ाम, और उनको जो है छोटी स्टेशनरी वगैरह और उनके यूनिफॉर्म देने का एक प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद थोड़ा सा ब्लड डोनेशन कैंप तो हो चुका है, तो उसके लिए हम ब्लड ग्रुप का एक प्रोग्राम मुनक़िद मेडिकल कैंप, और दूसरा एक है कि हिजामा अगर हो तो वो भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। दुआ फरमाइए, अल्लाह कबूल करे। हासिफ भाई बोलेंगे। मुनव्वर सुल्ताना साहबा बोलना चाह रही है, लंतरानी मीडिया हाउस की मालिकन बोलना पड़ चाहिए। आप पहले बोल रहे हैं, माइक आपके हाथ में, पहले बोल रहे हैं, फिर मुनव्वर आप बाद में बोल रहे हैं। इसरार सैयद नाम है मेरा, नेरुल नबी मुंबई से ताल्लुक है मेरा, और इंशाल्लाह हम लोग लाइफ चेंजिंग फाउंडेशन जो परवीन अपा का है, इनके थ्रू हम लोग नेरुल में एक हिजामा कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉफिट फॉर ऑल की जानिब से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लंतरानी मीडिया और लंतरानी सामाजिक शैक्षणिक संस्था की जानिब से हमने एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें ये शफी खान साहब जो पनवेल से और कुछ हमारे खास लोग हैं, तो हमने एक मेडिकल कैंप रखे हैं। और उसके अलावा
बच्चों के लिए हमने नागखानी और सीरतुन्नबी के मौके उस पर हमने एक मुकाबला रखा है बच्चों का, और उन बच्चों को हम इनामात वगैरह भी देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और हमारी कुछ टीम है पनवेल में, तो हम गैर मुस्लिमों में जाएंगे, वहाँ पर उनको मिठाई और फूल वगैरह देंगे। और ज्यादातर टारगेट जो हमारा है पुलिस स्टेशन वगैरह जाना। परसों हमने जाके लेटर दिए हैं और इस बात के लिए वो लोग भी बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने कहा कि आप लोग आ सकते हैं। तो इस काम में हम साथ में हैं, शफी खान साहब मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पिछले साल की तरह जिस तरह के पूरा प्रोग्राम्स को हमने कवर किया, जहाँ जहाँ पे हमारी प्रॉफिट फॉर ऑल की टीम जा रही थी, तो वहाँ के सारे ही प्रोग्राम हमने कवर किए थे। तो इंशाल्लाह इस बार भी इसी तरीके से पूरे काम हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजीज सावंत साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर अजीज सावंत हमारे दरमियान है, तालीमी और समाजी शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, पिछले 3 सालों से प्रॉफिट फॉर ऑल के लिए के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे ही नहीं, साल भर कुछ न कुछ उसके निस्बत से काम किए जा रहे हैं। इस बार हमने सोचा है कि हमारे दारुल मसाकिन की तरफ से कोकन के इलाके दावट में कब्रिस्तानों में शजरकारी की जाएगी। प्लांटेशन का ऑलरेडी हमने प्रोग्राम बना लिया, प्लांट्स खरीद लिए और उसको जैसे अपनी जो तरतीब दी गई है उस हिसाब से उसके ये किया जाएगा। पिछले साल बम्बई में मजगांव में हमने ब्लड डोनेशन कैंप किए थे और वो भी कामयाब रहा था। इस बार भी हमारा इरादा है काम इसका करने का, ब्लड डोनेशन कैंप करने का। और मस्जिद नवाब अयाद मस्जिद में हमने पर मस्जिद परिचय के हिसाब से उनका भी प्रोग्राम हमने तय कर लिया है। इंशाल्लाह दुआ रहे कि अल्लाह कामयाब करे। अभी एक बात मैं डॉक्टर अजीज सावंत साहब के हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि कई मीटिंगों में आप लोग किसी वजह से नहीं आ सके और हमारे मांडलेकर साहब की तबीयत कुछ नासाज है। इमरान अलवी जो है वो अपने टूर में मसरूफ थे। इमरान मुल्ला को भी आज हमने बुलाया था। अब हमने ये सोचा है कि कोकन के बेल्ट पर काम करने के लिए कोकन के लोगों की आप चाहते हैं तो हम एक मीटिंग रखते हैं यहाँ या अलवी के ऑफिस में, तो उसकी तरतीब 2-4 दिन में बना लें, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन आप लोगों से कुछ छूटता जा रहा है। पिछली मीटिंग में मैंने आपको दावत दी थी, आपने कहा मैं पहुंच रहा हूँ, आप नहीं आ सके। शफीका साहब को आने में दुश्वारी होती है, लेकिन अब एक मीटिंग अपने लोगों की होना बहुत जरूरी है पूरे कोकन बेल्ट के ताल्लुक से बात करने के लिए। हमारे दरमियान इलियास खान साहब भी हैं, कॉलेज आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के मुंबई के प्रेसिडेंट। आपका इस्तकबाल है साहब। और जी बोलिए, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीरुद्दीन सैयद है। मैं नवी मुंबई से हूँ और नवी मुंबई उल्वे में रहता हूँ। तो हम सुप्पा वेलफेयर फाउंडेशन के अंडर मदरसा तायबा चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उल्वे में हम चलाते हैं, तरोजा फेज 1 में और नीरुल में। और पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहिम के तहत हमने कैंप तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमने प्रमोट जरूर किया था उल्वे में, इसको बैनर्स वगैरह लगाए थे। और इंशाल्लाह इस साल हमारी ये कोशिश है कि 31 अगस्त को हम हमारे तीनों जगह पे तरोजा फेज 1, उल्वे और नेरुल में ब्लड डोनेशन कैंप को अंजाम देंगे इंशाल्लाह। लेकिन जाने से पहले ये जरूर बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर हसन साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ कराएंगे, कुछ बोलेंगे? ये बोले परवीन मैडम। डॉक्टर जी मैडम बोलिए। मैं परवीन शाह, लाइफ चेंजिंग फाउंडेशन के तरफ से नवी मुंबई सिंध। हम इसरात और हम मिलके एक लाइफ चेंजिंग के तरफ से हिजामा कैंप लगाएंगे और प्लांटेशन का भी करने का इरादा है। और अनाथ आश्रम जाएंगे, हम छोटे बच्चों के पास विजिट करेंगे, उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर जाएंगे। जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह।
पिछले साल भी हम गए थे, आश्रम में भी गए थे बच्चों के, और गैर मुस्लिम बहनों को बुलाकर मैंने उनके साथ भी प्रोग्राम की थी, और हॉस्पिटल में भी हम मरीजों को कुछ फ्रूट वगैरह दिए थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राशिदा शेख और मैं मदरसा मिलाद रसूल कमेटी की जानिब से हूँ। हमारा मदरसा जो है वो सिर्फ एक मदरसा नहीं है, बल्कि हमारे मदरसे की जानिब से हमारा ये एम है, हमारा ये मकसद है कि हमारे मदरसे में जितनी बच्चियाँ पढ़ती हैं, जितनी लड़कियाँ, जितनी ख़वातीन पढ़ती हैं, वो उनको हम लोग फ़ी अमानिल्लाह पढ़ाते हैं, बिना किसी फीस वगैरह के पढ़ाते हैं, और उनको दुनिया दीनी तालीम पूरी तरह से दी जाती है। यानी अगर उनका कुरान मुकम्मल हो जाए अच्छी तरह से, फिर उनको हिफ्ज़ वगैरह भी कराया जाता है। और हमारे मदरसे की जानिब से बहुत सी चीज़ें होती है जो कि इस्लाम से रिलेटेड होती है। हमारे मदरसे की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह जो डेड बॉडीज़ रहती है इस्लाम में, जिस गुस्ले मैयत दिया जाता है डेड बॉडीज़ को, वो भी करते हैं हमारे मदरसे की तरफ से। और जिन खवातीन को सीखने की चाह है, मतलब जिन खवातीन के अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो बॉडी को, डेड बॉडी को गुस्ल दे सके, मिला सके, तो हम लोग उनको ट्रीट भी करते हैं, उनको बताते भी हैं, उनको सिखाते भी हैं कि उनको कैसा डेड बॉडीज़ को, मैयत को मिलाना है। और बाकी हमारे मतलब अभी तक हमने कई सारी डेड बॉडीज को मिला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे मदरसे की जानिब से हर साल दुरूद शरीफ कंपटीशन रखा जाता है, जिसमें हम लोग बड़े से बड़े इनामात रखते हैं। और हमारे मदरसे की जानिब से जो दुरूद कंपटीशन रखा जाता है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की तादाद में पब्लिक दुरूद पढ़ती है। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ तकरीबन दुरूद पढ़ा गया था। और उस जानिब से हम तमाम लोगों ने मिलकर दुरूद पाक पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कि एक्टिव मूवमेंट रहेगा तो हम लोग भी जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आप तमाम की जानिब से जो आ रहे हैं और जो ऐलानात हुए हमने लिख लिए हैं, आप उसको आगे भी बता सकते हैं। अब तो ये अफराद आपसे गुफ्तगू करेंगे। और फारूक सईद साहब कहते थे जाने से पहले खाना खा के जाना, ये बोलना भूल रहे हैं वो, तो जाने से पहले खाना भी खाइएगा। यूसुफ भाई पठान साहब के आने पे हम लोग को दौरी खुशी इस बात की हो रही है कि जिन मंसूबों को हम लोग करना चाह रहे थे, इस तरह का तकरीबन सिमिलर प्लान जो है इन्होंने अकोला शहर के लिए बना रखा है। और इन्होंने जो है वो हमारे प्लान से कुछ चीजें लेकर कहा है कि उसको मैं उन डेट्स पे शिफ्ट कर दूंगा। तो इनका प्लान, इनकी बातें, हमारी बातें भी इन्होंने सुनी, तो हम इन्हीं की गुफ्तगू सुनते हैं। यूसुफ भाई का इंतजार जो है वो बड़ा दुश्वार मरहला होता है, और धड़कनें बिल्कुल तेजी से काम करती हैं। अभी मुझे किसी ने कहा कि नहीं, वो ये सेशन में नहीं, दोपहर के सेशन में आएंगे, तो हम अपने प्रोग्राम को समेटना चाह रहे थे, लेकिन उनका आना जो है वो हमें कुव्वत बख्शता है। और आज जो है इस मीटिंग में हम तो चाहते थे कि साजिद पठान साहब से उनकी बहुत तफसीली मुलाकात हो। कल से आप दिल्ली से आए हुए हैं, और जो प्रोग्राम अकोला में प्रॉफिट फॉर ऑल के तहत मिलकर करना चाह रहे हैं, उसकी बड़ी अच्छी फहरिस्त है, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही। और सुबह आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कई मुख्तलिफ शहरों से लोग आए, संगमनेर से लोग आए हैं, उसके अलावा ये पूरा जो बेल्ट है अपना ओल्वे का और पनवेल का, ये सारे लोग यहाँ हैं। और जो खवातीन हैं इनमें सब ये अलग अलग इदारों से हैं, और ये बच्चियाँ जो है गवर्नमेंट के स्कूल की बच्चियाँ हैं जो वॉलंटियर अपने साथ काम करेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 36 ऑर्गेनाइजेशन से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 लोग हैं। और सबसे बड़ा हौसला जो है हमारे अल्ताफ भाई ने आपकी मोहब्बत में दिया है कि कोकन बैंक जो है वो आपके साथ है, वो आप इशारा कर सकते हैं।
तो इस तरह से अब ये नई फराज बहुत मशहूर शायर आपके मुशायरों में आते रहे। इनकी नाते पाक से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। और फिरोज जोरा साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी एक बहन ये फातिया डॉक्टरी खड़े रहो फिरोज साहब के लिए खास तौर पर, क्योंकि ये पूरे मुल्क में घूमते हैं। ये खातून पहली बार हमारी महफिल में आई है और उन्होंने कहा कि प्रॉफिट फॉर ऑल का मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ, बिहार से है। उन्होंने एक बहुत अच्छी तकरीर की कि सारे लोग रो दिए। और ये जो काम करते हैं आज तो बहुत बड़ा काम है। ये गरीब बच्चियां, वो जो बच्चियां किसी मतलब समझ लीजिए कि रेड लाइट एरिया का शिकार हो जाती है, उनको छुड़ाने का काम। और जो इनको काम करते दुश्वारी हुई, अभी ये तकरीर कर रही थी बहुत मखसूस लहजा बिहारी, तो उसमें सारे लोग अशबार हो गए थे और हम सब लोगों ने इनका इस्तकबाल भी किया और ये कहा है कि आपको जब भी मुंबई वालों की जरूरत होगी इंशाल्लाह हम लोग आपको रिकॉर्ड किया है उनका वो देंगे। तो अभी ये सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि जो बैरूनी लोग आए हुए हैं उनके साथ हम उस ब्रोशर का ओके इस समय बोल लेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब सब शेर शायरी हो गई तो मुझे भी एक थोड़ा सा जुमला याद आ गया कि करता मैं बार बार नबी पे निसार दिल, काश ऐ मेरे दिल मेरे सीने में होते हजार दिल। और यकीन मानो कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये महफिल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रखी गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये ऐसी नूरानी महफिल है कि फरिश्ते भी देख रहे होंगे कि अल्लाह के नबी की चर्चा हो रही है, उनके लिए प्रोग्राम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अमल हमारा तुम्हारा सबका एक नजात का जरिया बने। मैं अल्लाह से उसकी बारगाह में दुआ करता हूँ और मैं पूरे इंतज़ाम कमेटियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक पूरे महाराष्ट्र को नहीं बहुत से लोगों को एक राय मिली, एक हिम्मत मिली। करते सभी हैं अपने अपने लेवल पे, लेकिन एक जगह होकर सबको जमा करना, इज्जत देना, उनसे पूछना कि आप क्या करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक हौसला मिला। हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया इसी मौजू के ऊपर। वो प्रोग्राम के एक दिन पहले हमें पता चला कि बॉम्बे के अंदर ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, आप सब लोग करने वाले हैं। तो हमने फिर हमारे प्रोग्राम को वहाँ ब्रेक करते हुए उसमें हमने सलाह मशवरा कर लिया कि हमको करना क्या क्या है। तो आपकी तारीख से वो तारीख हम मिला लेंगे जो आपकी गाइडलाइन चलेंगे। ब्लड बैंक अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो हम अकोला में करेंगे। मस्जिद परिचय आप यहाँ जो तारीख को बोलेंगे हम वो तारीख को अकोला में कर लेंगे। हमने 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। उसके बाद में गैर मुस्लिम स्कूलों के अंदर, मुस्लिम स्कूलों में नहीं, गैर मुस्लिम इरादों के अंदर आप सलाम के ऊपर एक सब्जेक्ट देने का, उस पर एक स्पीच देने की, जिसकी स्पीच अच्छी आएगी उसको कम से कम 1 लाख रुपए इनाम देने का। और जिक्र करके वो आप सलाम के बारे में जाने, उनकी हदीसें हमको सुनाए। हमने हमारी मुंह से तो बहुत सुन लिया, हमको गैरों में सुनना है हमसे उन्हें क्या फरमाया। ये आसान तरीका है उन तक पहुंचने के लिए। हमारे नबी ने क्या हमें फरमाया, क्या बताया बात करने के लिए। उससे ज़्यादा ज़रूरत है हमको गैरों से ज़्यादा कि हम अपने आप को भी समझें। कारण ऐसा है कि इसके पहले एक भाई बता रहे थे कि इस मुल्क में जो हालात चल रही है उसका सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों ने इस बात के लिए उठाया कि हमने हमारी नबी की सुन्नतें छोड़ दी। हमारी नबी की सबसे बड़ी सुन्नत थी इखलाक, और हमने वही गायब कर दिया। हमने इतनी ज़्यादा तादाद में उसका नुकसान किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत से लोग, देखो राजकारण अपनी जगह है, लोग जातिवाद की बात जो कर रहे हैं वो अपनी जगह है, वो उनका एक एजेंडा है, उनकी पार्टी चल रही है, जातिवाद उनका एक बीज है ताकि वो एक होके एक पार्टी को मुजम्मिल करके तैयार करे, वो अलग फैक्टर है। लेकिन हमारे इखलाक सब पे भारी हो सकते हैं। हम लोग रात दिन जिन लोगों के बीच में काम करते हैं उनको हमारे इखलाक से हमको मुतासिर कर सकते हैं। जैसा मैं यूसुफ भाई, मैं नगर सेवक था महानगर पालिका में, मैं स्टैंडिंग चेयरमैन था। जिस दिन मैं स्टैंडिंग चेयरमैन पे बैठने गया उस दिन मेरी वालदा ने मुझसे कहा था कि बेटा आज तुम जिस चेयर पे बैठने जा रहे हो महानगर पालिका की एक मायनेदार चेयर है, अरे वहां से तुम साजिद पठान करके नहीं बोले जाओ, सब ये बोलेंगे मुस्लिम चेयरमैन बनना है। और वो महानगर पालिका में, मेरी वालदा भी महानगर पालिका में नगर सेविका थी,
तो उन्होंने बताया कि वहाँ तमाम गैर मुस्लिम लोग भी आते काम के लिए, और उसके बाद में वहाँ वर्कर भी गैर मुस्लिम है, तो तुम मुसलमान करके पेश होना पड़ेगा तुमको उनके सामने। तो तुम्हारी आदतें, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी हरकतें पूरी कौम को बदनाम करेंगी, ये सोच के तुमको डिसीजन लेना। तो मैंने मेरी वालदा की वो बात जो दिमाग में बैठाया, उस दिन से आज तक मैं बाहर निकलता हूँ तो ये सोच के निकलता हूँ कि मैं लीडरशिप कर रहा हूँ, मैं कौम की रहनुमाई कर रहा हूँ, तो दूसरी कौमों को मेरे अल्फाज से कोई बात का प्रॉब्लम ना हो, ताकि ये बोले कि नहीं ये मुसलमान होते ही ऐसे। तो सबसे पहले तो हमको हमारे रात दिन, मैं माफी चाहता हूँ, आप सब बड़े लोग हैं, मैं जो बोलने जा रहा हूँ मुझे आपके बीच में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो ये समझो कि मैंने अपना हक अदा नहीं करा। कि हम लोग बैठे हैं जिस बड़े मसले को लेकर, तो हमने इखलाक के ऊपर जितना ज्यादा प्रोग्राम ले सकते हैं, जितना ज्यादा कोशिश कर सकते हैं इखलाक के ऊपर, जो हमने बहुत छोड़ दी, और उसके नताइज हमको ये मिल रहे कि आज हमारे हमवतनी भाई हमसे नाराज हो रहे। वो तो ऑलरेडी वो चाह रहे थे नाराज होना, लेकिन हमारे रवैये ने और भी उसको मजीद बढ़ा। देखिए इससे नुकसान, मैं जमीन लेवल पे काम करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मेरा जो शहर आता है वो सबसे संवेदनशील शहर है अकोला शहर। 92 में बॉम्बे के बाद में सिर्फ अकोला ही इतना बड़ा शहर था जहाँ नुकसान के मुकाबले में, झगड़े के मुकाबले में 2nd नंबर था। और आज भी इतना संवेदनशील एरिया है कि हम लोग परेशान है इस बात को लेकर। तो मैंने ये देखा हूँ अपनी आंखों से कि जब भी कोई राइट्स होता है तो कम से कम 200-250 बच्चे हमारे उठाए जाते हैं, 2-3 उनके उठाए जाते हैं। तो बार बार ये हरकतें हो रही, बार बार हम वो क्यों करना चाहते? नुकसान उसमें हमारा ही हो रहा, बच्चों पे केसेस बन रही, उनका प्रॉब्लम खड़े हो रहा, उनके पासपोर्ट नहीं बनते, उनको प्रॉब्लम होती। तो ये कोशिश हमने करनी चाहिए समाज के अंदर कि भाई आप झगड़े लफड़े से बात नहीं करेंगे, अब हम बैठ के बात करेंगे, जो भी मसला है, जो भी बातें हम बैठ के करेंगे। इसके लिए भी एक मुहिम चलनी चाहिए। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, 2019 में मैं सिर्फ 2200 वोटों से इलेक्शन हारा। और जब मेरे यहाँ 2019 के बाद में एक छोटा मोटा सा राइट हुआ तो उसमें मुख्य आरोपी मैं था। यही अगर किसी कौम का कोई लीडर होता जो सिर्फ 1900 वोटों से 2200 वोटों से इलेक्शन हार रहा है आमदार का, तो उसकी कौम उसके साथ में खड़े हो जाती। या उसके साथ में ऐसा नहीं होता, मेरे साथ में इसलिए होगा कि मैं मुस्लिम था। उनको पता है कि ये लोग एक नहीं है, इनके लीडर को उठा लो, बाकी नीचे उठाने वालों को आसानी हो जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमको ये प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। जो हमारे कायद, जो हमारे लोग आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, तो आप उनकी कायदत भी एक्सेप्ट करो और उनको भी सपोर्ट करो। जरूरी है। आप जाएंगे खेत, देखो जब खेत में एक हिरन घूमने निकलते हैं खाने पीने के लिए, तो उनका भी एक लीडर होता है। और ये मसला सिर्फ बॉम्बे का, अकोले का नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हो गया कि हमारी लीडरशिप भी खत्म हो गई। तो हमें इस बात की तरफ भी थोड़ी ध्यान देनी होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम को इतनी ताकत से हाईलाइट हो और इसके माध्यम से हम इखलाक को पकड़े। यानी हम जितने 12 दिन प्रोग्राम करने वाले हैं, वो 12 दिन के प्रोग्राम के अंदर इखलाक को लेके एक ऐसा प्रोग्राम हो जो उसमें हाईलाइट हो जाए पूरा, और वो एक प्रोग्राम को पकड़ के हम आगे बढ़े। बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं फील्ड वर्क में काम करता हूँ यूसुफ भाई, आपके बॉम्बे के अंदर बहुत बड़े बड़े मुसलमान हैं, आप सब लोग बहुत बड़े लोग, हम बहुत छोटे लोग, हमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। हम लोग माली हालात से भी कमजोर लोग। आपके बॉम्बे के अंदर आप जैसे लोग जमा होकर एक दूसरे की मदद करते थे। हमारे छोटे गांव में, छोटी जगह में हम लोगों की चीज की फैसिलिटी नहीं मिलती। मेरा आने का मकसद भी यही था कि मैं मेरी कौम के वो बाशऊर लोगों से मिलूं, उनसे कनेक्ट हूँ, ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम खड़े हो तो हम एक दूसरे का साथ दें। मेरा सिर्फ खालिस मतलब कि प्रोग्राम तो मैं आपके इशारे पे ले ही रहा। हमने प्रोग्राम ले भी लिया था, तो हम आपके लिए इंतजार कर रहे थे कि आपका जब होगा तब हम करेंगे, आप जो करेंगे हम तब करेंगे। मेरा आने का मकसद सिर्फ यही था कि ये मीटिंग तो हो गई, हम अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने बताया कि हम कार्यक्रम का हम दे रहे हैं, तो हमको आगे इस बात के लिए यूसुफ भाई आप बहुत मोतिबर शख्सियत है हमारी नजर में, आप सब लोगों को बांध के रखते हैं। मैं आमदार बने बाद आज पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन मैं 10 बार मीटिंगों में आया हूँ। मैंने देखा हूँ कि आप आमदारों के टच में रहते हैं, आप लोगों को जोड़ के रखते हैं, आप मसले मसाइल को बात करते हैं। तो मैं आपको ये जवाबदारी देता हूँ कि आप कम से कम एक ऐसा ग्रुप बनाए, एक ऐसा टीम बनाए ताकि हम मसले हल हमारे कर सकें। मैं इसलिए हकीकत बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 288 के हाउस में जब मैं पहली बार गया तो मैं दिन भर खुशी के मारे नहीं, मैं अफसोस में रहा कि 288 सीट के ऊपर सिर्फ 10 मुस्लिम।
और 10 के 10 अलग। मैं यहाँ आमदार बने बाद 3 बार ये मीटिंग में आ चुका हूँ, मेरे साथ में दूसरे आमदार भी आने थे लेकिन कोई नहीं आया। उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि हमारे गांव के मसले मसाइल हल करने के लिए हमारे लोग, भले आप जो बुला रहे हो उसको छोटा क्यों समझ रहे कि वो छोटे आदमी ने मीटिंग लिया हम कैसे आएंगे। अरे भाई बात छोटी बड़े की नहीं है, बात मसले की है कि हम अपनी कौम की बात करने के लिए हम जगह जमा हो रहे हैं। ये लोग ये कौम एक प्लेटफॉर्म पे आती नहीं, आ रही है तो अब उसको रहनुमाई करने वाले लोग नहीं नजर आ रहे। तो ये भी नहीं होनी चाहिए। इसकी जवाबदारी यूसुफ भाई आप लोग की, आप बहुत सीनियर है, जितने भी आमदार है आपके दोस्त है बम्बई के अंदर बाहर भी, आप उनको बोल सकते हैं। आप तो 16 आमदारों की मीटिंग बुलाओ, जो 10 आमदार हमारे कि भाई एक बार तुम बैठ के सब डिस्कशन करो यहाँ पर बैठ के कि तुम सुनकर आ गए तुम्हारे इलाकों से, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को देखना है और सिर्फ 10 आमदार हैं तो उनको काम बांट के दो, इलाके बांट के दो, उनके गौर फिक्र के लिए बात करो। ये मसला बहुत बड़ा हो गया। हम कहीं भी आमदार रहने के बाद में हम भी अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। यकीन मानो 288 के हाउस में 10 मुसलमानों को मैं ढूंढता रह गया कहाँ हर किधर है और हम लोग क्या बातें करते। हमारा जैसा अभी जनाब ने बताया कि हमने इदारे तो बड़े बड़े खोल लिए, हमने कारोबार तो बड़े बड़े कर लिए, अगर हमने सियासत में ध्यान नहीं दिया तो ये सब हमारे वास्ते चला जाए। तो हमको इस चीज पे भी ध्यान करना होगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने मीटिंग का मौजू कहीं से और कहीं और लेकर चले गए। नहीं वो है ना कि वो मुझे वो बात याद आ गई कि नहीं मैं क्या कल रात को जो शेर बोल रहे खुदा वो मेरे 100 बार आप आए क्या बदल गए मेरे मौसम, हाँ कि बदल गए मेरे मौसम के यार अब आए, गमों ने चाट लिया मेरे गम गुसार अब आए। अब ये वक्त तो नहीं है रोने का क्या करूं कि लेकिन मेरे 100 बार अब। तो आप सब लोगों को देख के मैं जज्बाती हो गया और मैं इतना ही बोलने आया था सिर्फ कि आप लोगों ने जो भी तहरीर लिखी है हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं और हम आपकी कायदत एक्सेप्ट करते हैं। हम सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि आपने जो स्लोगन बनाए जो अफसलम के हदीस से है हमको मराठी में मेरे पूरे शहर में लगानी है, तो उसका एक पूरा बंच मुझे मिले और उसके बाद में आपका तारीख कौन से तारीख को कौन सा प्रोग्राम है हम बाकायदा हर दूसरे दिन आपको उसकी रिपोर्टिंग देते रहेंगे कि आज हमने ये लिए, आपके जरिए पेपर के जरिए माध्यम के जरिए आप तक सब पहुँचते रहेंगे। मैं फिर से मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं कुछ ज्यादा कह दिया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं इस शेर के साथ में अपने अल्फाज खत्म करता हूँ कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है, मेरी सांसों में खुशबू बन के रहना है और समझौता नहीं करना ये मुल्क के गद्दारों से। हमें इस देश में शहीद टीपू सुल्तान हम अपने आखिरी मरहले में हैं। हालांकि आखिरी मरहला उस वक्त शुरू होता है जब हमारे दरमियान यूसुफ मौलानी आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके बाद लंच का प्रोग्राम है और उस लंच के फौरन बाद हमने पूरे महाराष्ट्र से आज डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स के एसोसिएशन को बुलाया। उनका प्रोग्राम 3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक चलेगा। आज चूंकि वक्त कम है इसके लिए 2 मीटिंगें हमने एक साथ यहाँ रखी हैं। अब ये मीटिंग 2 बजे खत्म हो जाएगी। इनमें जो डॉक्टर्स हैं जो बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। जो NGOs के लोग हैं वो फारूक साहब, सईद साहब, हम लोग सब हैं उनके पास। आप जिन तारीखों को जो हमारी तारीखें जानकर जो काम आप करना चाहते हैं वो लिखवा के जाए ताकि हम एक रिकॉर्ड अपने पास रख सके कि यहाँ ये काम हो रहा है। संगमनेर वालों ने बताया वो क्या करेंगे। अभी अजीज सावंत साहब से बात हुई कि कोकन के तमाम दोस्तों की एक मीटिंग 2-1 दिन में हम करके कोकन बेल्ट का काम शुरू करेंगे। और कई हमारे निसार भाई साहब नूर खानदेश के हवाले से जो काम करना चाह रहे हैं वो, और कई बहनें हैं यहाँ जो हिजामा के लिए बहुत ज़्यादा एहसास कर रही। हम उनको एक सेटअप बना के देंगे कि वो जहबा मलिक साहिबा से बात करें और किन किन इलाकों में वो कैंप लगाए जा सकते हैं। तारीखें एक हूँ बस इसकी दरखास्त है। मैं यूसुफ अबरानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उसके बाद हम लोग अपने ब्रोचर साजिद भाई के हाथों से इसकी रुनुमाई करेंगे और फिर खाने के लिए बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे आमदार साजिद खान साहब का वेलकम करता हूँ। ये हमारी पहली मुलाकात है और शायद पहली बार वो जिमखाना आए भी हैं, शायद मेरी मौजूदगी में।
और तमाम जो लोग काफ़ी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से उनका भी वेलकम करता हूँ। हाँ, आसिफ भी देखा, आसिफ को देखा। अभी आसिफ को देख के सोलापुर जा रहा था और जब सोलापुर जा रहा तो थकान महसूस होती है। हाँ, नहीं सत्रह प्रोग्राम में अपने लोग ट्रेन से वापस आए ना, सुबह 6 बजे बैठे और यहाँ उतरे 12:30-1 बजे ना, एक चेयर पे बैठे थे, सेठ खाली परेशान थे, कोई खुद ही मारने का। लेकिन ठीक है, लोग मौजूद पर आते हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रॉफिट फॉर ऑल का जो इनिशिएटिव है इतना फैला है और इतना आगे बढ़ा है कि बड़ी खुशी होती है जहाँ देखो इसके ताल्लुक से बात होती है। खास करके जब इन्होंने बताया कि अकोला में हम लोग सिमिलर टाइप के प्रोग्राम्स करेंगे और कुछ प्रोग्राम्स आपके भी हम लोग ले लेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो एक सपना एक कमरे में 4-5 लोगों ने देखा था, आज वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हिंदुस्तान के बाहर भी पहुंच रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर से फोन करके बोलते हैं सईद खान कौन है, उनको भेजो, अमीर से कौन, उनको भेजो, कासिम फारूक सैयद, जुबा मलिक, मतलब जितने भी नाम जुड़े हैं इससे प्रॉफिट फॉर ऑल, सबको मगर लोग काफ़ी याद करते हैं। और माशाल्लाह पिछले 3 साल में अच्छे प्रोग्राम्स हुए भी हैं। इस साल जो जज्बा है, जो जोश है, उससे लगता है कि मामला ये और आगे बढ़ेगा। अभी एक बात खाली एक ही क्लियर कर दूं मैं कि जो मुस्लिम रहनुमा है या मुस्लिम लीडर्स हैं, तो वो उनको बुलाना, जमा करना, ये बड़ा नामुमकिन काम है। इसलिए कि अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें मैं देखा कि जो मुस्लिम खड़े थे उसको हराने के लिए मुस्लिम ही तैयार हो गए, पार्टी के लोग तैयार थे। नसीम आरिफ को हराने के लिए पैसा खर्चा किया गया, मेहनत की गई, और ये कि कहा गया था कि लोग मैं 50 लाख दूंगा, मैं 50 लाख दूंगा, इस तरह लोग जमा हुए थे। मुझे टिकट नहीं मिले, इसके लिए काफी लोग दिल्ली तक पहुंचे थे कि भाई वो बहुत मजहबी आदमी है, तो हिंदू लोग वोट नहीं देंगे उसको, ये राहुल गांधी को बोला गया। तो ये हमारी कॉम के जो लीडर्स हैं उसका ये सोचने का तरीका ये है। क्यों मालूम है, उम्मीद थी उनको कि पार्लियामेंट का रिजल्ट अच्छा आया है तो असेंबली का भी अच्छा आएगा, तो मंत्री कौन बनेगा। अब देखो अभी गवर्नमेंट बनी नहीं, इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, इसके पहले मंत्री कौन बनेगा उसके लिए आज से तैयारी करो कि नसीमा नहीं जीतना चाहिए, इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उसका ये होना चाहिए। आप पर नजर नहीं पड़ी तो आप शायद अभी आप माशाल्लाह अभी आमदार हो ना, अभी देखना आगे आपके लिए क्या करते हैं। तो ये मतलब क्या क्यों करते हैं समझ के बाद। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग का जो महशर आज हो रहा है ना, उसमें हम लोग की जिम्मेदार, और कोई जिम्मेदार नहीं। और ये मैं शायद 15-20 साल से यही बोलता हूँ। तो बार बार बीजेपी, शिवसेना, RSS, बजरंग दल सब इसको ब्लेम करते हो ना, अपने आप को ब्लेम कभी करते ही नहीं हो, कुछ करते नहीं जब तक कि मतलब मामला खराब नहीं होता बहुत ज्यादा, तो जब तक मतलब गले तक आता है, जब तक हम लोग हिलते भी नहीं घर से। और ये मैं बोलना भी गलत लगता है बार बार, क्यों ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं इतनी अच्छी बात करता हूँ। जिस कौम में सिर्फ 10% लोग नमाज पढ़ते हैं या 15% नमाज पढ़ते हैं, 85% वो हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की बात सुनते नहीं है। तो सोचो आपसे इंसाफ क्यों होना चाहिए, आप पे जुल्म क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी पोजीशन खराब क्यों नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर तुम नमाज सलात के पाबंद हो और तुम हुजूर पाक की तमाम हदीसों को फॉलो करते हो, उस पर अमल करते हो, तब फिर आप पे अगर जुल्म होता है, ज्यादती होती, तो आप कह सकते हो कि भाई ये नाइंसाफी हो रही है। हमारे दुश्मन सबसे बड़े हम लोग खुद हैं। और ये लेकिन एक मौका है प्रॉफिट फॉर ऑल के जरिए कि जो अल्लाह के रसूल की हदीसें जहाँ तक पहुँच सकती है आपके जरिए, और जहाँ अच्छे अच्छे का प्रोग्राम होंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी हिंदू टीचर को या क्रिश्चियन या किसी और कौम के आपके बच्चे ने जाके मिठाई का डब्बा दे दिया ना उस दिन हुजूर पाक की पैदाइश के वक्त 5 तारीख को, तो वो जिंदगी भर आपकी कौम के खिलाफ बात ही नहीं करेगा। जो खाली मिठाई का डब्बा, इसका एहसास इसलिए है कि हम लोग शायद गए थे कहाँ गए थे, लातूर गए थे, उस्मानाबाद गए थे, तो वहाँ पे जो किसान थे, नॉन मुस्लिम किसान जिन्होंने आत्महत्या की थी, तो उनको फाइनेंशियली बड़ी तकलीफ थी, तो हम लोग जाके उनको 10,000, 15,000, 20,000 रुपये ऐसा कुछ दिए थे। तो जब सब हो गया तो रात को सब मुस्लिम जमा हुए, उन्होंने हमको बुलाया, बोले पहली बार एक मुस्लिम संस्था ने नॉन मुस्लिम लोगों को हेल्प की है, तो उससे यहाँ का नॉन मुस्लिम इतना खुश है कि 50 साल तक हम पे जुल्म नहीं करेगा।
क्योंकि हमारी छाती फूल गई कि हमारी कौम के लोग आके इतना बड़ा काम किए। तो ये काम हर मुसलमान को करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की जो हदीस है, जो उनका एटीट्यूड, तौर तरीका, जो मतलब पूरा सीरत, उनकी सीरत पे अमल करोगे ना तो इंशाल्लाह मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं आपको सामने बैठ जाए। ये भी सुना है मैंने कि अगर आपकी आंख में ईमान की रोशनी है और आपका दिल ईमान से भरा हुआ है तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि आपकी तरफ उंगली उठा के देगा। हम लोग कमजोर इसलिए हम पर ये जुल्म होता है, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। आप देखिए कि ये हमारे जो 5-6 लोग हैं प्रॉफिट फॉर ऑल में, जैसा कि आमिर इदरीसी, सईद खान, फारूक सैयद, कासिम इमाम, ज़ेबा मलिक और यहाँ मतलब काफ़ी लोग हैं जो, लेकिन मेन जो आप लोग डॉक्टर अलाउद्दीन, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो 5-7 लोग इतने एक्टिव हैं कि रोज ये लोग मिलते हैं, रोज कुछ ना कुछ मीटिंग, रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम, और मतलब इतना मूवमेंट बढ़ गया है कि पूरे हिंदुस्तान से फोन आते हैं कि ये कितना बड़ा मूवमेंट हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मकसद है कि नॉन मुस्लिम जो एंटी इस्लाम की बात करता है, हुजूर पाक के खिलाफ बात करता है या नफरत की बात करता है, उसको जब अल्लाह के रसूल की प्यारी प्यारी हदीस से मालूम पड़ेगी तो वो मजहब की इज्जत करना शुरू करेगा। और हम लोग ने ये भी सोचा है कि इसको इतना अच्छी तरह करना चाहिए ताकि कहीं हम लोग कन्वर्ट करने की किसी को बात, ऐसी बात नहीं आना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मजहब के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है या अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी हो रही है, तो उनकी इज्जत जो है, उनका जो मकाम है, देखिए कुरान शरीफ में वराफान अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ताला ने हुजूर पाक के जिक्र को इतना बुलंद किया है कि किसी के बाप की ताकत नहीं कि उन पर कुछ आज भी आ सके ना। एक तरीका जो मैंने सीखा है, जो मैंने सुना है, मतलब मैं कि हमारे बहुत बड़े वो है इस्लामिक स्कॉलर है, उनका नाम है नोमान अली खान। उसने बोला कि आप लोग क्या करते हो जब कुरान के ताल्लुक से कुछ गलत बात होती है या हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी होती है या कुछ भी ऐसा होता है एंटी इस्लामिक बात, तो आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले तो प्रोडक्ट बैन करते हो कि वो कंट्री का प्रोडक्ट खाने का नहीं, 2-3-4 महीना बैन करते हो, फिर खाना शुरू करते हो। और क्या करते हो? प्रोटेस्ट करते हो, रास्ते पे आते हो, गोलियां खाते हो, मरते हो। 2 तरीका आपको, दूसरा तीसरा तरीका आपको आता ही नहीं है। बोले हमारा तरीका क्या है अमेरिका में, कि जिस इलाके में या जिस जगह ये मामला होता है ना, तो हम लोग 1 लाख कुरान शरीफ बांटते हैं कि उस इलाके में 1 लाख कुरान शरीफ बांट दो, ताकि जो जिनके पास कुरान पहुंचेगा, पढ़ेगा, समझेगा, तो शायद वो हमारे मजहब की इज्जत करेगा। और फिर वहाँ जो बच्चे पैदा होंगे ना उस महीने में, सबका नाम मोहम्मद। ये सेकंड तरीका। तीसरा तरीका ये कि सबके चेहरे पे डाल कि तूने ये हमारे खिलाफ ये क्या डाली, इसका रिएक्शन क्या हुआ, तो 4 रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन दो। सब दाढ़ी रखेंगे, सबका नाम मोहम्मद रखेगा, सबको नमाज सलात का पाबंद कर दो, तो देखेंगे कि हमारे ये करने से ये उल्टा हो रहा है, तो ये करना बंद कर देंगे। तो ये इस तरह के 4 तरीके निकाले। तो हमको भी चाहिए कि जब ऐसी कोई बात हो ना, तो उसकी जगह पे प्रोटेस्ट करना, हंगामा करना, स्टेटमेंट देना, और जैसा एमआईएम के लोग बात के इस तरह बात करना, उससे माहौल और खराब होने वाला है। माहौल खराब होता है ये जज्बाती बातें करना, मतलब ऐसी बातें करना, इससे मतलब हमारा मुस्लिम नौजवान जोश में आए। तो पहले ही जाहिल पढ़ा लिखा है नहीं, तो ऐसी कोई बात सुनता तो रास्ते पे आता है ना, और पत्थर लेके गोली खाता है, पत्थर मार के गोली खाता है। ये तो तरीका हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मूवमेंट चल रहा है, इसके जरिए हम लोग यही चाहते हैं कि तो नफरत कम हो और हमारे अंदर जो खामियां है उसको दूर करके हम लोग और दूसरी कौमों के लोग के करीब आए, तो इंशाल्लाह ये काम हो सकता है। जहाँ तक इनकी बात है कि कुछ एमएलए को बुला के बात करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह वो कोशिश भी की जाएगी। और मैंने अभी अबू आसिम को बोला भी है कि आप आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो कम से कम कुछ लोगों से आपकी मुलाकात होगी। और ये प्रॉफिट फॉर ऑल का स्टेज है, तो यहाँ से आपका मैसेज भी जाएगा पूरे महाराष्ट्र में, तो एक अच्छी बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, खास करके जो हमारे प्रॉफिट फॉर ऑल की टीम के जो मेन जो इनिशिएटर्स हैं, उनका शुक्रिया जो लोग लगातार इस काम पे लगे हुए हैं। मैं और ज़ेबा मलिक हम लोग से गवर्नमेंट में थे एक प्रोग्राम में, तो वहाँ से हम लोग भाग के आए। वो खास करके जब मालूम पड़ा कि खालिद खान साहब आए हैं, तो बोला चलो पहले हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ मैंने शायद आधी सेकंड बात किया, आधी मिनट, और इन्होंने 1 मिनट बात करा, मैं वहाँ से भाग के आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और खाने का इंतजाम भी है, लेकिन नमाज के बाद। ब्रोशर का इफ्तिताह साजिद खान पठान साहब के हाथों, साथ में एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और तमाम लोग। ये ब्रोशर जो है ये 3 साल के तमाम एक्टिविटीज हैं और इस साल क्या होना है ये इसका इफ्तिताह है।
और पूरे 12 दिनों के प्रोग्राम इसमें रखे हैं। अदारे वाले एक एक लेंगे, हर कोई ये नहीं लेगा प्लीज। आपको सबको मिलेगा सबके लिए साइड पे और look here. Everybody look here, smile. Let's get ready. Okay. Yes, ready. Yes, super. सबका ले लेंगे अरे थैंक यू। एक फ्रेम और है वो ब्लड डोनेशन वाला दीजिए। एक दीजिए वाडेकर साहब। और एक लाओ, 2 लाओ बस। फारूक ले भी लेंगे। रेडी एवरीबॉडी स्माइल। वो आता है। हेलो, एक मिनट दरबार है, कुछ कहना चाह रहे, लगाना पाप, 1 मिनट रुके प्लीज, बाहर दर्ज भी है, आइए। इसलिए बोला था पहले ही, लेकिन सब लोग बोल रहे थे, फिर सर आ गए तो वो डिले हो गया। कोई बात नहीं, हमें सीक्रेट वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम लोग एक 15 अगस्त को एक कैंप कर रहे हैं। तो मेडिकल कैंप है और ब्लड डोनेशन कैंप भी है। फिर ट्री प्लांटेशन करेंगे। भाई सुनो ना, इधर भी चल रहा है, पीछे हो जाओ थोड़ा। मेडिकल कैंप 31 जुलाई को करने वाले हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है और दूसरा हमारे ये सब प्रोग्राम है जो हम लोग हमारे घर में करते हैं। सेलिब्रेशन रहता है उसकी वजह से। और उसके बाद एक मेडिकल डिस्पेंसरी ओपनिंग हो रही है हमारी, जो इसकी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग जैसे कंफर्म हो जाएंगे।